हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। वेलकम एट अभिव्यक्ति। आप हैं अभिव्यक्ति की मास्टर क्लास में और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें इकोलॉजी हम शुरू कर चुके हैं। 2013 से 2022 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पहले से आपको दिया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा और उसके साथ साथ आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एबायोटिक फैक्टर, जिसमें लास्ट टाइम टेम्परेचर क्लियर कर चुके थे। अब हम बात करेंगे इसमें वाटर, लाइट और सॉइल की, जो एबायोटिक फैक्टर में काउंट होता है। तो देखिए, वाटर से हम शुरू कर रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर आप डिस्कस कर चुके हैं। लाइट, माफी चाहूंगा, टेम्परेचर इज द मोस्ट रेलिवेंट, इकोलॉजिकली मोस्ट रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। क्यों है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बच्चों टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। अब अगला आप देखिए, वाटर आपको मेंशन करके दिया है बच्चों। वाटर कह रहा है अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाला अनदर फैक्टर है। तो सबसे पहले तो आप लाइफ के केस में बात कर सकते हैं, लाइफ ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर। लाइफ जो है वो वाटर से ही ओरिजिनेट हुई। लाइफ जो है वो वाटर से ओरिजिनेट हुई। तो एक बात तो आप ये क्लियर रखें कि वाटर का अपना एक इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा, जितने सारी मेटाबॉलिक एक्शंस और एक्टिविटीज हैं उनके लिए, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए, बच्चों यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो होंगी, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए वाटर एज ए मीडियम रिक्वायर्ड होगा। सो वाटर की अपनी एसेंशियलिटी है। ठीक है, तो आपको यहां दिया गया है, इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। तो अनसस्टेन कैसे हो सकती है? जब मेटाबॉलिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लाइफ अनसस्टेन हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद आपको दिया गया, इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर। अब डेजर्ट जैसी कंडीशन में या वैसी एनवायरमेंटल कंडीशन में आपको पता है वाटर की अवेलेबिलिटी अपने आप में काफी ज्यादा क्या है, लिमिटेड है। तो इस केस में कुछ ऐसे एडेप्टेशंस और स्पेसिफिकेशंस होते हैं बच्चों। इन एडेप्टेशंस और स्पेसिफिकेशन से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर? तो वो कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल कैसे मेंटेन हो पाएगा? The productivity and distribution of the plants is also heavily depends on the water। इससे पहले आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट वेजिटेशंस के केस में, जो प्लांट्स हैं उनके केस में आप कहते हैं एडेफिक फैक्टर और जो वाटर है, मतलब जो प्रिसिपिटेशन है, जो रेनफॉल पैटर्न है, वो भी काफी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वेजिटेशन है उनका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जो है दैट हैवीली डिपेंड्स ऑन वाटर पे डिपेंड करता है। You might think that organisms living in oceans, lake and the rivers, आप ये सोचते होंगे कि ओशियंस में, रिवर्स में और लेक्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम वो फेस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों ये सच्चाई नहीं है। वो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कॉम्पोजिशन, पीएच ऑफ वाटर बिकम इम्पोर्टेंट। जो वाटर की क्वालिटी है, जो पीएच है, बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन है, और पीएच जो है वो आप ये कह सकते हैं वहाँ काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। जैसे कई हाई सैलिनिटी वाले एरिया हैं वहाँ वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आपको ये पता है एक्वेटिक हैबिटेट को मैराइन में और इसके अलावा फ्रेश वाटर में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो फ्रेश वाटर और मैराइन हैबिटेट में आप ये कह सकते हैं ये डिफ्रेंशिएटेड हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली आपके पास मैराइन हैबिटेट एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट जो हैं उनमें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। देखो, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेजर करके सैलिनिटी को मेजर किया गया है। इसके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज बच्चों मेंशन की गई हैं। ये 3 कैटेगरीज क्या होंगी? अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। बच्चों यहाँ कैटेगरीज आपको मेंशन करके दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वो कह रहा है सैलिनिटी जो है वो मेजर की जाती है पीपीटी के फॉर्म में, पार्ट्स पर 1000। इसमें ड्रिंकिंग वाटर या इनलैंड वाटर 5 पीपीटी ये कहा गया आपको। उसके बाद दूसरा आपको बच्चों कहा गया है मैराइन में, तो ये 30 to 35 पीपीटी होगा पार्ट्स पर 1000। ये मैराइन हैबिटेट के केस में कहा गया। वो फ्रेश वाटर के केस में कह सकते हैं, और आप ड्रिंकिंग वाटर भी उसको बोल सकते हैं। और इसके बाद देखिए 100 से भी ज़्यादा हाइपर सैलाइन लेगून्स जो हैं, इनको हाइपर सैलाइन लेगून्स जो हैं उनके केस में पीपीटी का लेवल मोर देन 100 हो सकता है। ये हाइपर सैलाइन लेगून्स क्या होते हैं? बेसिकली वो मडी कंडीशंस और एरियाज होते हैं जो कोस्टल एरियाज के आसपास होते हैं। पानी बह के आता है, सॉल्ट लाता है, किनारे पे छोड़ जाता है, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन वहाँ बच्चों क्या हो जाती है? हाई हो जाती है।
तो इस तरीके से जैसे टेम्परेचर का टॉलरेंस आप पढ़ रहे थे वैसे ही टॉलरेंस आपको यहाँ पढ़ना है। दो तरीके से टॉलरेंस आपको यहाँ डिस्कस करना है। टॉलरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सैलिनिटी और द कंसंट्रेशन। तो सैलिनिटी और कंसंट्रेशन के केस में अगर टॉलरेंस आप डिस्कस करें तो बच्चों ये टॉलरेंस कैसा हो सकता है। देखो ये टॉलरेंस होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉलरेंस है इस टॉलरेंस को आप डिस्कस करेंगे। आप कह सकते हैं फर्स्ट यूरी हेलाइन है और दूसरा आप कहेंगे स्टेनो हेलाइन। तो यूरी हेलाइन कौन है, स्टेनो हेलाइन कौन है? जो सैलिनिटी की एक वाइड रेंज टॉलरेट कर सकता है। सैलिनिटी की वाइड रेंज टॉलरेट करने वाले को आप ये कह सकते हैं वो होंगे यूरी हेलाइन। ठीक है, जो वाइड रेंज सैलिनिटी की टॉलरेट कर सकता है, जैसे टेम्परेचर के केस में भी मैंने आपको बताया था। ये हमको एक स्केलिंग कर लें, ये सैलिनिटी रेंज हमारे पास है, इसको मैं ए ऑर्गेनिज्म कह दूं तो इसका देखो रेंज कितना ज्यादा है, ये वाइड रेंज है टॉलरेंस का, इसको आप यूरी हेलाइन कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो नैरो रेंज में ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म, जैसे इसको बी में काउंट कर लूं, दिस रेस्ट्रिक्टेड इन नैरो रेंज ऑफ द सैलिनिटी, इसको स्टूडेंट्स आप क्या कह देंगे, स्टेनो हेलाइन। तो दो कैटेगरी आपके पास है, एक स्टेनो हेलाइन है और एक क्या है आपके पास यूरी हेलाइन है। आप ध्यान रखें कुछ फिशेज जो हैं वो इस तरीके से यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन फॉर्म रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे इससे पहले आपने जो फिशेज डिस्कस की थी, मतलब टेम्परेचर वाले पोर्शन में जो आपको दिया गया था ना, जिसमें आपको दिया गया था जो फिशेज है टूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। तो ये टूना फिश जो होती है वो अपने आप में यूरी हेलाइन होगी, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा ये टॉलरेट कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है अगला जो फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइट। देखिए लाइट जो है इसके केस में सबसे पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है और ये जो सोलर रेडिएशंस हैं इन सोलर रेडिएशंस पे ही पूरा एक तरीके से सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। तो जितना इंसिडेंट लाइट है 100% जो लाइट हमारे पास यहाँ आता है उसमें दो कैटेगरी आप कह सकते हैं इंसिडेंट लाइट की। ये मैं ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई जगह आपके ये काम आता है। इंसिडेंट 100% लाइट में से 50% से ज़्यादा, आप कहेंगे मोर देन 50% जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया, ये एटमॉस्फेयर में चला गया। और इसके अलावा जो आगे आप बात कर रहे हैं वो लेस देन 50%, अल्टीमेटली उसको लिखा जाता है 48 to 49% ऑफ लाइट, और ये पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस के फॉर्म में यूज होता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस इसका मतलब प्लांट्स के पास ये अवेलेबिलिटी है, प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो करेंगे या जितने सारे फोटोसिंथेट्स हैं वो अवेलेबिलिटी जो उनके पास जो लाइट की है वो ये है जो एटमॉस्फेयर से में लाइट के जाने के बाद जो बचती है। तो देखो ये कह रहा है सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, ए प्रोसेस व्हिच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस तभी हो सकती है जब सोलर रेडिएशंस की अवेलेबिलिटी हो। तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को आप किसके बिना नहीं करवा सकते, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस की अवेलेबिलिटी के बिना बच्चों नहीं करवा सकते। फिर कह रहा है वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स। जैसे ही हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर लेते हैं या जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी, वैसे ही आप ये कह पाते हैं फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए सन जो है दैट इज ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी, वैसे ही हम लाइट का इंपॉर्टेंस जो है वो क्लियर कर पाते हैं। फिर लिखा है मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, जैसे स्मॉल प्लांट्स आपको दे रखे हैं हर्ब्स, growing in forest area adapted to the photosynthesize optimally under very low light condition। तो देखिए लाइट फोटोसिंथेसिस के केस में कहाँ लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, ये फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में भी बच्चों जहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आपको दे रखा है वहाँ भी मेंशन किया गया है, और यहाँ भी ये मेंशन्ड है जो डेंस फॉरेस्ट है, जैसे ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है ना, बड़े बड़े कैनोपी वाले प्लांट हैं, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो इनमें जो बॉटम में ग्रासेज होंगी बच्चों, इन बॉटम में जो ग्रासेज प्रेजेंट होंगी उन बॉटम की ग्रासेज के लिए आप ये कह सकते हैं लाइट जो है वो क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम पहुंचेगी यहाँ तक। ये जो बड़ी कैनोपी वाले प्लांट हैं, जो डोम शेप प्लांट हैं, वो लाइट की अवेलेबिलिटी उनके लिए कम होने देंगे। या फिर लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है जो डेप्थ की ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक हैबिटेट में जो डेप्थ में प्रेजेंट है उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से देखो ये हुआ। उसके बाद ये कह रहा है मैनी प्लांट्स आर आल्सो डिपेंड्स ऑन द सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट। अब फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट प्लांट्स में फ्लावरिंग फिनोमिनन पढ़ते हैं आप, फोटो पीरियोडिज्म, और ये जो फोटो पीरियोडिज्म है या फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट जो है प्लांट की
वो लाइट की अवेलेबिलिटी से फुलफिल होती है। आपको पता है इस फ्लोरिंग प्रोसेस के लिए जो लीफ है प्लांट का वो परसीविंग ऑर्गन होता है, लाइट को रिसीव करता है। इसमें फाइटोक्रोम्स में इंटर कन्वर्जन बच्चों होता है और ये जो फाइटोक्रोम्स का इंटर कन्वर्जन है इसी से फ्लोरिजन हार्मोन का इंडक्शन आता है और फ्लोरिन हार्मोन के इंडक्शन से ही आपको पता है फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे की बात मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इसने लिखा है फ्लोरिंग फिनोमिनन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है। एनिमल्स जो है उनके लिए भी लाइट इंपॉर्टेंट है, दैट दे यूज द डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस। देखिए डायर्नल का मतलब डेली का है, डे और नाइट के उनके जो वेरिएशंस हैं वो लाइट की वेरिएशंस लाइट के कारण जो है उनसे वो अपनी एक्टिविटीज में चेंज करते हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हैं सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, फोटो पीरियड एज द कॉज फॉर टाइमिंग देयर फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी। तो रिप्रोडक्शन के लिए, माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए, उनकी फॉरेजिंग पैटर्न में लाइट का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो कैसे है देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये कह सकते हैं लाइट इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर। अब लाइट टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है तो जो ड्यूरेशन लाइट का अगर कम होगा तो ऑब्वियस है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने ये पढ़ रखा होगा कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन से वार्मर क्लाइमेटिक रीजन की तरफ साइबेरियन बर्ड्स और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो हर बार शिफ्ट होते हैं। तो बताओ माइग्रेटरी एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई? और उसी के साथ आप ये कह सकते हैं उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी कनेक्टेड है। और वैसे भी एनिमल्स को रिप्रोडक्टिव इंक्यूबेशन के लिए अपने एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए आप ये कह सकते हैं एक स्पेसिफिक लाइट अवेलेबिलिटी जो है वो चाहिए होती है। उसके बाद बच्चों यहाँ कहा गया द अवेलेबिलिटी लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ द टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। बट डीप आपको कह रहा है 500 मीटर से ज्यादा की डेप्थ में जो ओशियंस हैं या ओशियंस की जो डेप्थ है सॉरी उन ऑप्शंस में डेप्थ में एनवायरनमेंट पूरी तरीके से डार्क है। वहां के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो इस बात के लिए भी अवेयर नहीं है, उनको इस बात का भी पता नहीं है कि वहां एक सेलेस्टियल सोर्स ऑफ द एनर्जी है, आप कह सकते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एज द सन। तो वहां उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये भी नहीं पता। ये डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई जगह डिस्कस किया जाता है और बच्चों यहां से भी एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। ये डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं उन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रोड्यूसर कौन होता है? तो वहां लाइट नहीं पहुंचती है। इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में आप कह सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होगा, आर्की बैक्टीरिया, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक आर्की बैक्टीरिया जो है वो बच्चों यहाँ प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया यहाँ प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसके बाद आपको दे रखा है द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द लाइट। अच्छा, स्पेक्ट्रल क्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो स्पेक्ट्रल क्वालिटी जो है, इस स्पेक्ट्रल क्वालिटी को मैं यहां लिख देता हूं। स्पेक्ट्रल क्वालिटी बच्चों आपको दिया गया है और आप ये जानते हैं जैसे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी आप पढ़ते हैं 400 नैनोमीटर से जो 700 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में होती है। क्लियर? इससे पहले यूवी रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं और यूवी रेज का रेंज है बच्चों 100 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर या 390 तक आप कह सकते हैं। दिस इज डिवाइडेड इनटू 100 टू 280 एक सेगमेंट है, 280 टू 320 एक दूसरा सेगमेंट है और 320 से 400 एक तीसरा सेगमेंट है। तो बच्चों ये जो है वो UVC है, ये UVB है और ये UVA है। UVB एंड C जो होती हैं दे आर मोस्ट हार्मफुल एंड मैक्सिमली एब्जॉर्ब्ड बाय द स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि UV रेडिएशन और UV कंपोनेंट का आपको पता है हार्मफुल इफेक्ट हमारे पर है। 16th जो चैप्टर है इसका इकोलॉजी का, उसी में आपको ये दे रखा है, उसमें आपके साथ डिस्कस किया गया है कि जो UVB है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट हुआ, मोतियाबिंद जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, हिम अंधता है, स्किन कैंसर है। इसके क्वेश्चन भी 16-17 में दो बार नीट में जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो एक तरीके से यूवी कंपोनेंट या जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट लाइट के हैं वो भी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद देखिए अगला आगे ये कह रहा है मैराइन प्लांट्स जो डिफरेंट डेप्थ पे सर्वाइव करते हैं। देखो ये भी एक डाइवर्सिटी से कनेक्ट करने वाला भी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ के हिसाब से भी आप ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट है। ये कह रहा है डिफरेंट डेप्थ पे जो प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे आपको रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी दे रखा है, इनमें से डेप्थ में कौन सा होगा? सबसे पहली बात आप सब बच्चे जानते हैं रेड एल्गी ग्रेटेस्ट डेप्थ में सर्वाइव करेंगे। अच्छा, रेड एल्गी ग्रेटेस्ट डेप्थ में क्यों सर्वाइव कर पाते हैं? तो आप कहते हैं उनमें आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन, ये जो पिगमेंट्स हैं
इन पिगमेंट्स की प्रेजेंस होती है। ये बेसिकली फाइकोबिलिन्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस उनमें होती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो आप लॉन्गर वेवलेंथ कह रहे थे, यूवीए बेसिकली कह रहे थे, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं ब्लू स्पेक्ट्रम की जो लाइट है उसको ये ट्रैप और एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ द यूवी एंड ब्लू रेडिएशंस, वो जो एल्गी हैं वो न सिर्फ वहां सर्वाइव कर पाते हैं बल्कि वहां के इकोसिस्टम में अच्छी प्रोडक्टिविटी भी ला पाते हैं। तो डीपेस्ट इन वाटर कौन होगा और क्यों होगा ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये एक फैक्टर कंप्लीट हुआ, और इस फैक्टर को आप कह रहे हैं क्या? लाइट। अब लास्ट आपको जो दे रखा है वो एडेफिक फैक्टर दे रखा है, और एडेफिक फैक्टर यहाँ ये है सॉइल। तो देखिए एडेफिक फैक्टर सॉइल की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं मैं। एडेफिक फैक्टर सॉइल, नेक्स्ट फैक्टर है एडेफिक फैक्टर, इसको एडेफिक फैक्टर के फॉर्म में आपको दे रखा है, और ये एडेफिक फैक्टर क्या है? सॉइल है। द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, अलग अलग जगहों पे सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएबल होगी, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, विदरिंग प्रोसेस। अब देखो सबसे पहले क्लाइमेट और विदरिंग प्रोसेस, दो बातें आपको दे दी। इसका मतलब सबसे पहला आप कहेंगे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है वो रॉक्स की विदरिंग प्रोसेस से होता है। तो देखिए जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट होती है बच्चों, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड दिस इज नॉन एज द सॉइल। लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? फॉर्मेशन हुआ, आप कहेंगे देखो ये लिख के आपको दिया है क्लियरली, जो वेदरिंग प्रोसेस है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो चट्टान है उन चट्टानों के अपक्षय से, उनके क्षरण से आप कहते हैं क्या बनता है? रॉक्स की वेदरिंग प्रोसेस से जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद आपको दिया गया है whether soil is transported or sedimentary and how soil development occurred। ये सब जो है वो हम किस में डिस्कस करते हैं? ये हम डिस्कस कर रहे हैं सॉइल के, आप कह सकते हैं जो एडेफिक फैक्टर हैं या एडेफिक फैक्टर है उनमें हम डिस्कस करते हैं। तो देखो ये कह रहा है हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सच एज द सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो देखो एक होता है बच्चों सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर जो होगा उसमें उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा एक तरीके से। फिजिकल स्ट्रक्चर में कितना ग्रेन साइज है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, उन ग्रेन्स की क्वांटिटी क्या है। तो बेसिकली सॉइल में क्या होता है? एक तो सॉइल ग्रेन होते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, एक डेफिनेट क्वांटिटी। इसके अलावा वहाँ सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट की प्रेजेंस होती है, वाटर, और इसके अलावा ह्यूमस फॉर्म जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी प्रेजेंस हो सकती है। तो ये सॉइल का एक प्रोफाइल होता है, सॉइल का टेक्सचर होता है जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब इसमें वो कह रहा है जो पार्टिकल्स हैं उनका ग्रेन साइज है, उनका एग्रीगेशन है, वो उनकी पोरोसिटी जो है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको डिटरमाइन करेगी कि कितने टाइम तक वो कितना वाटर कंटेंट जो है वो होल्ड कर सकते हैं। क्लियर? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको जब दी जाए तो आपको लॉम, क्ले, ये दो एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, लॉम, क्ले दे दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें क्ले सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि लॉम सॉइल के केस में बच्चों आप ये कह सकते हैं ये गुड न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है उस गुड न्यूट्रिएंट क्वालिटी को होल्ड करता है। तो इस तरीके से ये आपको सॉइल के बेसिक वही रेफरेंसेज में डिस्कस कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं, बाकी क्लासरूम में इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल डिस्कस की जाती है। These characteristics along with the parameters such as the pH, mineral composition and topography determine a large extent of the vegetation in an area। तो किसी एक एरिया में वेजिटेशंस कैसी होंगी, उन वेजिटेशंस की प्रेजेंस कैसी होगी, ये काफ़ी ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है। तो वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर इसके लिए क्या है? सॉइल का pH, सॉइल जो है उसका मिनरल कॉम्पोजिशन, इसके अलावा उसका जो टोपोग्राफी, जो सरफेस एरिया का स्ट्रक्चर है, मैंने एक पहले से फैक्टर आपको बता रखा है टोपोग्राफिकल फैक्टर, ये सब जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ वेजिटेशन जो है उनका पैटर्न क्या होगा। इसी तरीके से देखिए एक्वेटिक हैबिटेट की रेफरेंस में भी बता रखा है, इन टर्न डिटेक्ट द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड। अब जैसी वेजिटेशन होगी ऑब्वियस है वैसा ही एनिमल टाइप होगा, क्योंकि वेजिटेशन पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ द बेंथिक एनिमल्स। तो जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं बेंथिक एनिमल्स जो है वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब बेंथिक एनिमल्स कौन से होंगे, जो आप कह सकते हैं जैसे किसी एक लेक की हम बात करें तो सबसे ऊपर जो है वो लिम्नोटिक जोन होता है, लिटोरल जोन होता है, इसका लिटोरल लिम्नोटिक जोन होता है। उसके बाद में यूफोटिक, डिस्फोटिक सिलेबस में नहीं है इसलिए बात नहीं करते। तो सबसे नीचे जो बेसिकली डार्कर जोन होते हैं उनको बेंथिक जोन आप कहते हैं। तो बेंथिक जोन में किस टाइप की यानी ऑर्गेनिज्म होगी, ये वहां का सेडिमेंट टाइप जो है बच्चों वो डिटरमाइन करेगा।
क्लियर। तो ये इस तरीके से आपका ये टॉपिक हुआ सॉइल। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो बच्चों कंप्लीट हैं। तो आपको इस एक लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए जितने सारे एबायोटिक फैक्टर्स थे वो, इसके अलावा इसका इंट्रोडक्टरी कंटेंट, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर पाएंगे रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक फैक्टर्स के रेस्पॉन्स के साथ साथ, मतलब ये अपने आप में एक स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट कंटेंट है, इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशंस को हम इसी पोर्शन में ले लेंगे। और अडेप्टेशन के बाद देखिए पॉपुलेशन डायनामिक्स एक अपने आप में टॉपिक है, जिसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को एक साथ हम ले लेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इंटरेक्शन को हम एक सेपरेट लेक्चर में ले लेंगे। इंटरेक्शन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ से जो है वो कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन और लाइव दिखाई जाए। सो एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।